आपकी सफलता की श्रेणी का सबसे निर्णायक चरण साक्षात्कार ही है, इंटरव्यू ही है। तो इंटरव्यू को लेकर के हमारी एक समग्रता से एक ऐसी तैयारी प्रारंभ हुई है जहां पर आप उन सभी पक्षों को जान पाएंगे जो कि इंटरव्यू में आप सभी के सामने आएंगे। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको इंटरव्यू के लिए आयोग की डिमांड आप लोगों को बताई थी कि आखिरकार आयोग एक एस्पिरेंट से क्या डिमांड करता है। दरअसल आयोग ऐसे ऊर्जावान युवाओं को चाहता है सिविल सेवा में जो इस सेवा के अनुरूप हो, जिनका रवैया है ना, जिनका एटीट्यूड इस सेवा के अनुरूप हो, कार्य करने की क्षमता इस सेवा के अनुरूप हो। अब चूंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस पूरे लोकतंत्र की बागडोर को संचालित कर सके। सारा का सारा जिम्मेदारी आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर ही होता है। तो ऐसे में उन ऊर्जावान युवाओं को आयोग चाहता है, इसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन से मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूं और ये टास्क मैं शुरू में इसलिए दे देने वाला हूं ताकि अब आपसे आज से काम करना चालू कर दें कि दरअसल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आज मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन भी बताऊं। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन होंगे और इन सामान्य क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करना आज से चालू करेंगे। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन में आपका बायोडेटा जो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे भरेंगे उसी पे आधारित ज्यादातर होते हैं। तो एक तो बायोडेटा आधारित बहुत सारे प्रश्न होंगे जो भी आप अपनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए बायोडेटा अपना भर रहे हो, आयोग के लिए डैफ भर रहे हो, अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो जो आप है वही रहें। मतलब ऐसा ना रहे कि आप बढ़ा चढ़ा कर बहुत सारी बातें लिखें। जो आप रियल सिचुएशन में है आप उन्हीं बातों को लिखें। कोई भी अतिरिक्त बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी अतिरिक्त डिग्री के बताने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपने ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रखा है उसी की जानकारी आप आयोग तक पहुंचाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पहली बात, बायोडेटा से ही क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं। फिर कैरियर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आज मैं एक लिस्ट यहाँ पे बनाऊंगा आप लोगों के साथ और यही आप लोगों के लिए एक होमवर्क और टास्क भी होगा ताकि आप जो है जा करके आयोग में किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए उसको लेकर यहां से आज समझ पाए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आज आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप इन प्रश्नों को आज से तैयार करना चालू करेंगे। सभी लोग ये प्रश्न लिखेंगे, जो प्रश्न मैं आपको बताता जाऊं कि साक्षात्कार की तैयारी में किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपका खुद का परिचय। ठीक है, आपका परिचय। अब आमतौर पे आप लोगों ने कभी अपना परिचय तैयार नहीं किया होता है, आपको अपना परिचय तैयार करना पड़ेगा। आप अपने आप के बारे में आपको बताना होगा। पूछा जाता है कि आप अपना खुद का स्वयं का परिचय दीजिए, तो ये आपको तैयार करना है। ये सब टास्क है, जो भी प्रश्न हो अब ये बनाने हैं, सोचने हैं इनको लेकर के। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या होगा, पहले तो आपका परिचय। दूसरा, अपने परिचय में आप अपने परिवार के बारे में भी बताते हैं, अपने परिचय में आप अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न आयोग से निकल के आता है कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए ये कई बार मैं एक चीज और बता रहा हूं, एक चीज और आपके पास पावर होती है इंटरव्यू में। आप चाहें तो पूरा का पूरा इंटरव्यू ऐसे प्रश्नों के लास्ट में क्लू दे सकते हैं ताकि आपके अनुसार इंटरव्यू चले। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, यदि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे ना तो निश्चित तौर पे आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं पे। इंटरव्यू में आप पहले तो कंप्लीटली ईमानदार रहें, जैसे आप हैं वैसे ही आप दिखें, वैसी ही बातें आप बोलें, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई भी झूठ नहीं, है ना। तो निश्चित तौर पे इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन यदि आप इंटरव्यू में झूठ परोसने लग जाएंगे तो फिर इंटरव्यू डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि आयोग क्या होता है, जब हम वार्तालाप करते हैं, क्योंकि एक सामान्य वार्तालाप है और उस वार्तालाप में जो भी आप बोल रहे हैं ना उसी से ही, आपके बोले हुए से ही दूसरा प्रश्न निकलता है। यानी एक प्रश्न आपसे किया गया,
उसके बाद ही बहुत सारे पूरक प्रश्न निकलने लग जाएंगे। तो आप कुछ ऐसा बोले ही ना जिसे आप तैयार करके ना गए हो, जिसके बारे में आप जानते ही ना हो, इतना आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। और जो हमारा ये इंटरव्यू का सेशन चल रहा है, शायद ये इसी चीज की तैयारी के लिए मैंने शुरू किया है कि आप कुछ इस तरीके से अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए इंटरव्यू को लेकर के, जहां पर आप कुछ ऐसे प्रश्नों को जब भी आप जवाब तैयार करें तो जवाब में कुछ ऐसे प्रश्न ना उलझाएं ताकि आयोग आपसे उनसे पूछे और उलझ जाए। जहां पे लग रहा है यहां पे आप फंस सकते हैं, आप उसको हटाइए अपने, उससे बायोडेटा से भी हटाइए, अपने आंसर से भी हटाइए, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर ही बहुत सारे प्रश्नों को बनाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या आपसे पूछा जा सकता है, देखो शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बाद हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो बहुत आम है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आम है, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। इसका एक सटीक उत्तर आपके पास होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, जब मैंने एक अभी वर्कशॉप सेशन लिया था यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी को लेकर, और मैंने वहां पर आपको बोला भी था कि यदि आप आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने आप को तैयार कर पाए उस स्तर का, है ना। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके अंदर जो है ये रीजन क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। ये रीजन बहुत मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपका खुद का होना चाहिए। सुना सुनाया और किसी से आपने सुन लिया आंसर, कोई फायदा नहीं होता। ये आपको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिरकार आपका रीजन क्या है सिविल सर्विसेज में आने का, फिर वो रीजन युक्तिपूर्ण है या नहीं है, ये भी जरूरी है। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आने वाले समय पे आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ एक लाइन और जोड़ सकता है आयोग कि आपको इसमें आने की प्रेरणा कहां से मिली, सिविल सेवा में आने के लिए, है ना। आपको इसमें आने की प्रेरणा कहां से मिली। अभी देखिए, हम उन प्रश्नों पे नहीं जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे, उन पे भी आएंगे। बहुत सारे मुद्दे करंट अफेयर्स से होंगे। ये तो मैं सामान्य प्रश्न आपको लिखवा रहा हूं, ऊपर लिखे दे रहा हूं, जो आपसे साक्षात्कार को लेकर के सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य प्रश्न, विशेष प्रश्नों की सूची हम बाद में बनाएंगे अभी, ठीक है। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपको इसमें आने की प्रेरणा कहां से मिली, इसका भी आपको उत्तर बनाना है, ठीक। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर अब इसी से ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आईएएस की बात करें तो आईएएस में आपका वैकल्पिक विषय है, कई सारे स्टेट पीसीएस में वैकल्पिक विषय है। तो हो सकता है कि आयोग के सदस्य एक क्वेश्चन आपसे वैकल्पिक विषय से भी पूछ लें कि सिविल सेवा में आपका वैकल्पिक विषय क्या है। जहां नहीं है वैकल्पिक विषय वहां पर कुछ भी और पूछ सकते हैं, जीएस से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है सामान्य तौर पे कि आपको अपने वैकल्पिक विषय को क्यों लिया, आपने जो वैकल्पिक विषय आपने चुना, तो इसमें पूछ सकते हैं आपका, जिनके यहाँ पे वैकल्पिक विषय नहीं है उनको ये प्रश्न को एलिमिनेट कर देना चाहिए, है ना। लेकिन यूपीएससी में है, आईएएस में है, सिविल सेवा, आपका सिविल सेवा का वैकल्पिक विषय क्या है, क्या है, आपने इसे क्यों लिया, इसे क्यों लिया। रीजन होने चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, कोई भी बात हवा हवाई नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें आपको समझना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या होगी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। वैसे आपका जो परिचय है उसमें सारी चीजें रहेंगी, पर हो सकता है आयोग इससे भी आपकी आयोग की रुचि हो सकती है। पृष्ठभूमि, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका गृह राज्य, होम डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन कई बार होम स्टेट से आ सकते हैं। आपका गृह राज्य,
अच्छा, गृह राज्य में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गृह राज्य मतलब आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, आप बिहार से हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश से हो सकते हैं, आप झारखंड से हो सकते हैं, आप गुजरात से हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र से हो सकते हैं, आप जो है राजस्थान से हो सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ से हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश से हो सकते हैं। कोई भी जो भी आपका गृह राज्य हो, आपको यहाँ पे अपना गृह राज्य मेंशन करना है, ठीक है। तो आपका गृह राज्य, अब गृह राज्य का इतिहास आपको मतलब एक जो है इसको लेकर के इतना नहीं कि बहुत डिटेल में नहीं जाना कोई भी चीज, बट थोड़ा सा आप उसके बारे में जानते हो, है ना। इसका भूगोल इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा जानकारी इसकी रखनी है, ठीक है। जब वैसे स्टेट स्पेशल तो आप पढ़ेंगे ही, है ना। आईएएस वाले बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन आईएएस वालों को भी अपने गृह राज्य के बारे में पता रखना है। इसकी राजनीतिक संरचना क्या है, राजनीति के बारे में जानना, ठीक है। संस्कृति के बारे में समझना कि क्या संस्कृति है वहां पे, कला के बारे में समझना, लोगों की समस्याओं के बारे में कि किन समस्याओं से आपका राज्य, किन समस्याओं से राज्य जूझ रहा है, समस्याओं, किन समस्या या चुनौती, इसको चुनौती भी शब्द दे सकते हैं। सब लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट बताता जा रहा हूं ये लिखते जाइएगा, ये रेडी भी करने हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में किसी कांड से कोई चर्चा तो नहीं चल रही है राज्य में, वर्तमान मान लीजिए चुनाव भी हैं, वर्तमान से संदर्भ से क्वेश्चन पूछेगा, संदर्भ से भी क्वेश्चन जोड़ के पूछ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके गृह राज्य को लेकर आपको तैयार रखने होंगे। और यहां पे ये समझ लीजिए कि इतना भी याद रखिएगा कि आपके राज्य के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, वहां के कैबिनेट के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये एक सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को भी आपको समझना चाहिए। एक यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका गृह जिला, आपका गृह जिला, और गृह जिला में भी यही सारे पक्ष आपको पता होने चाहिए। आपके जिले का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका भूगोल, ये सारे पक्ष आपको पता होने चाहिए आपके गृह जिला के बारे में। ये सब तैयार करना है अब आपको। ये लिस्ट जो बनवा रहा हूं ना, ये सब तैयार करेंगे आप लोग धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद यदि आप कोई नौकरी में है ऑलरेडी, जैसे आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो जिस नौकरी में है उस नौकरी के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। हर एक चीज, प्रवेश से लेकर प्रमोशन से लेकर हर एक चीज के बारे में जानकारी, उस नौकरी में क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों आप उस नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। तो यदि आप में से कोई जॉब में है, नौकरी में है यदि आप किसी, ठीक है, तो नौकरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी, और आखिरकार उस नौकरी को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यह रीजन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। नौकरी छोड़ने का कारण अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का ग्रेजुएशन काफी समय पहले हुआ है, मान लीजिए किसी ने 2014 में ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। इसके बाद लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करता हुआ आ रहा है। 15 में अटेम्प्ट दिया, 16 में दिया, 17 में दिया, 18 में दिया, बीच में गैप भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए अभी 2023-24 में हम लोग हैं, तो फिर रीजन पता होना चाहिए कि आपका इतना लंबा गैप कैसे हो गया, मतलब इतना टाइम आपने कैसे लगा दिया, ये भी पता होना चाहिए। बीच में आपने मास्टर नहीं किया, कुछ और काम नहीं किया, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इनके लिए भी तैयार रहना है। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और है, कई बार क्या होता है, आप मतलब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, बट आप की जॉब लग गई जो है मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, या आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी जॉब लग गई मध्य प्रदेश में। तो कई बार क्या होता है, हमारी दूसरे राज्य में जॉब लग जाती है गृह राज्य को छोड़ करके। यदि आपकी नौकरी दूसरे राज्य में है, एक तो हो सकता है आपने खुद के राज्य में है। अच्छा, नौकरी की बात है तो यहाँ पे जो आपका विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए, विभाग के बारे में, ठीक है ना। विभाग के बारे में छोड़ने का कारण ये आपका पता होना चाहिए, विस्तृत जानकारी नौकरी के बारे में। दूसरे राज्य में यदि आपकी नौकरी लगी है गृह राज्य को छोड़ करके, तो आपसे इसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। इस राज्य से जुड़ी हुई भी रीजन्स आपसे पूछे जा सकते हैं
कि अच्छा क्या चैलेंज है। अच्छा एक चीज और होता है, कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, जो है पता चला मध्य प्रदेश से हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, बिहार वाले बच्चे यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस वाले बच्चे जो है एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। कई बार हम इंटर स्टेट एग्जाम देते हैं ना, कुछ लोग जो है दूसरे जैसे आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए यदि आप दूसरे स्टेट में स्विच कर रहे हैं ना, तो उस स्टेट के बारे में आप डिटेल से बताइए, जहां पे आपकी नौकरी है किसी राज्य में और जिस जिले में हो, इन दोनों के बारे में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इनको बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आपको सारी जानकारी आपको रखनी होगी, ज्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन यह है कि ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो कंप्लीटली, क्योंकि आप सर्व कर रहे हैं उस स्टेट को। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है भारत के बारे में जानकारी। अब देखिए आगे राष्ट्रीय, यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, राष्ट्रीय प्रश्न वही सारी चीजें, इतिहास, ये सब तो आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, भूगोल, यहां से सामान्य प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये तो आप पाठ्यक्रम में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। चुनौतियां, वर्तमान चुनौतियां बहुत सारी हो सकती, कई सारे मुद्दे आपको निकालना पड़ेगा, और ये मुद्दे कैसे निकालेंगे? सिविल सेवा की प्रकृति के हिसाब से। सिविल सेवा की प्रकृति के हिसाब से आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। सिविल सेवा की सबसे बड़ी प्रकृति क्या है? आप पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में तो जाएंगे ही, लेकिन आपको दिन प्रतिदिन के स्तर पे, बड़े स्तर पे, व्यापक पैमाने पर लोगों से मिलने का अवसर मिलता है एक अधिकारी को, और उसके पास ये पावर होती है। देखिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके लिए सुख क्या है, मतलब आप सुख को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख की चाह रखता है, और आप किस प्रकार से सुख महसूस करते हैं। तो जैसे ये 2014 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, क्योंकि उस दौरान मैं तैयारी कर रहा था, इथिक्स में पूछा गया था। तो जैसे आप मेरे से बात करें ना, तो मेरे लिए सुख क्या है? दूसरों की मदद करना। जब मैं दूसरों की कभी मदद करता हूं, हेल्प करता हूं, तो मुझे उससे भी सुख प्राप्त होता है ना। जब हम दूसरे को कुछ देते हैं ना, उसका सुख अलग ही होता है। और चूंकि सिविल सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप खड़े होकर के बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर सकते हो, मतलब आप हैप्पीनेस को नेक्स्ट लेवल पे यदि पाना है, तो ये प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज। यहां पे जो दायरा है लोगों को सर्व करने के लिए, वो शायद ही किसी दूसरे मंच में मिल पाएगा आपको, है ना। तो आप जो है इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं अपने पैशन के साथ, अपने आप को समझ करके, है ना। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, दूसरे की मदद करके भी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। कोई भी व्यक्ति है यदि किसी की हेल्प करेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा। तो आप इस तरीके से भी चीजों को जोड़ करके समझ सकते हैं। अब जैसे सिविल सर्विसेज के चैलेंजेस क्या हैं, आपको लोगों के साथ मिलना है, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे लाइक रोजगार एक चुनौती है। तो भारत के रोजगार को लेकर के आपके पास एक व्यू पॉइंट होना चाहिए कि इंडिया में रोजगार सृजन कैसे हो। जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और सभी में आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण के व्यक्तित्व तो आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि भारत में गरीबी एक चुनौती है, सब इंटरलिंक हैं। भारत में कुपोषण एक चुनौती है, भूखमरी एक चुनौती है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं हैं, ये एक चुनौती है। अब ये मैंने एक बार एस्से वाले सेशन में कई सारी चीजें आपको लिखवाई थी, आप लोगों को याद होगा, जो एस्से का सेशन था ना हमारा, उसमें काफी चीजें मैंने आपको लिखवाई भी, बताई भी, काफी चीजें डिस्कस भी की, हुआ था ना। तो एटलीस्ट आपको ऐड करना है ये सारी चीजें, समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्र मतलब भारत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पे आएंगे हम लोग। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ घटनाक्रम, इसमें करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें काफी होती हैं। करंट अफेयर, ये तो जो मेरा मॉर्निंग का करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है ना, उससे भी, और लेकिन आपका एक नजरिया जरूर डेवलप होना चाहिए। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा यह ध्यान रखा जाता है, दो चीजें पूछी जाती हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के साथ क्या समस्या है
किसी देश की समस्या, किसी देश की समस्या, जैसे मान लीजिए इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है, या रूस यूक्रेन का मुद्दा है ना, या किसी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, या किसी देश में बहुत सारे कोई भी ऐसे कार्य हुए, जैसे बहुत सारे सूचकांक आते हैं, टॉप में कंट्रीज रहती हैं, तो है ना, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कहीं पे चुनाव हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उस देश की समस्या और उस समस्या का भारत में प्रभाव, भारत पर प्रभाव, ठीक है, भारत का पक्ष, हमारा पक्ष क्या है, ठीक है। तो पड़ोस को भी हमें समझना है, और जो है विस्तारित पड़ोस को भी समझना है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पे भारत की भूमिका, वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पे भारत की भूमिका। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की का कद बढ़ रहा है, छवि बढ़ रही है, उसमें किस तरीके से, अच्छा भारत की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि आतंकवाद का मुद्दा है ना, जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा है, ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। आतंकवाद का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है। तो ऐसी समस्याओं में भारत किस तरीके से योगदान दे रहा है, भारत किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को लेकर कार्य कर रहा है अंतरराष्ट्रीय जगत में, इनको भी ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है, समझना है इस बात को, क्लियर है। आगे चलते हैं, बजट से जुड़ी हुई जानकारियां भी पूछी जाती हैं, जैसे हर साल बजट आता है ना, तो बजट से क्वेश्चन पूछते हैं। 13 नंबर है आपका बजट, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं आपके, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये हर वर्ष आते हैं, बहुत सारी योजनाओं को लिए हुए होते हैं, तो इसके बारे में भी एक जानकारी आपकी होनी चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं, बनते हैं, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन हॉबी को लेकर के होता है, जो सबसे आम होता है, क्योंकि आप अपने जो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, वहां पे आपसे आपकी हॉबी पूछी जाएगी, ठीक है, आपके शौक को पूछा जाएगा, तो आपकी हॉबी क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, और इसको लेकर आपने कभी भी तैयारी नहीं किया होता, कभी भी तैयार नहीं किया होता, आपको तो पता ही नहीं है आपकी हॉबी क्या है, तो तैयारी क्यों करोगे आप, समझ रहे हो। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्नों की लिस्ट है मेरे पास, मैं चाह रहा हूं कि आप इनको आज से स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बनाइए, आप परिचय अपना कैसे देंगे, अपना नाम बताएंगे, है ना, अपने बारे में बताना, ये मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले सेशन में, आप अपना परिचय कैसे दें इंटरव्यू बोर्ड को, ये भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये अब अभी से आप सोचना चालू करिए, है ना। आपके पास मिरर तो होगा ना, सभी के पास, सभी के घर पे मिरर है। मैं चाहता हूं कि मिरर में हम जो है प्रैक्टिस किया करेंगे। आपको मैं टास्क दूंगा कि पर डे आप कोई एक टॉपिक तैयार करिए और उसको मिरर के सामने बोलने का प्रयास करिएगा, है ना। बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब आप खुद को सामने देखते हैं और कुछ बातों को आप अपने साथ डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये कार्य करना, मतलब ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप 15-20 मिनट भी करेंगे, सप्ताह में 1-2 दिन भी करना चालू अभी से चालू कर देंगे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपके लिए बहुत कठिन नहीं हो जाएगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना है। इस जवाब का देखो, सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो, जब भी आप इस जवाब का उत्तर खोजोगे ना, शीशे के सामने खड़े होगे ना, आंखों में आंखें मिलाकर के आप क्या जवाब से संतुष्ट हैं। जब भी आप मिरर के साथ बोलते हैं ना और बात करते हैं वहां पे, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी रिप्लाई करते हैं ना, तो आपको जो आप उत्तर दे रहे हैं खुद ही लगेगा कि यार अभी इसमें कुछ कमी है। तो धीरे धीरे आप जोड़ते चले जाएंगे, इंप्रूवमेंट होता आपका चला जाएगा। वैसे मैं इन सभी उत्तरों का क्या सटीक आंसर होना चाहिए, वैसे किसी भी प्रश्न का सटीक आंसर नहीं होता, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है हॉबी के अलावा, जैसे एक्स्ट्रा बहुत सारी हम जो है एक्टिविटीज में रहते हैं, पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया, पढ़ाई के अलावा कुछ लोग तो हॉबी भी बुक रीडिंग ही रख लेते हैं, है ना। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी है, कभी स्पोर्ट में रहे हैं, कभी डिबेट प्रोग्राम में रहे हैं, किसी तरीके का आपको डांस पसंद है, कोई भी आप किसी भी कुछ भी आप यहां पे बताएंगे कि पढ़ने के अलावा कोई भी, पढ़ाई के अलावा किसी भी गतिविधि का हिस्सा रहे हैं क्या आप कभी।
लबासना में तो सोचिए कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं ना, तो वहां तो इतनी एक्टिविटी होती हैं और प्रतिभागिता उनके मार्क्स भी जुड़ते हैं आपको, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अपने विचारों को सोचना है बच्चों। मैं अभी आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आंसर बताने लग जाऊं इन सभी को। आप पहले अपने विचारों को सोचिए। जब तक आप घिसे पीटे उत्तरों के चक्कर में रहेंगे कि आपने कोई मॉक इंटरव्यू देख लिया, आपने किसी का उत्तर देख लिया, मैं ही आपको उत्तर बताऊं, तो ये घिसे पिटे उत्तर हैं। हो सकता है किसी और का अनुभव, अपने अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, कि आपके पास इन मुद्दों को लेकर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाई हॉबी नहीं होती है। बुक रीडिंग लोग करते हैं, बुक रीडिंग को लेकर के लोग बहुत सारी नॉवेल पढ़ते हैं, लेकिन अब मुद्दा यह है कि आपने लिख तो दिया बुक रीडिंग, आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे मेरी हॉबी टीचिंग है ना, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है ना। अब आप देखिए, मैंने टीचिंग को क्या कर रखा है, अपनी हॉबी के साथ जोड़ रखा है। भारत दर्शन कार्यक्रम क्या है, घूमना प्लस पढ़ाना दोनों उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज बहुत पसंद है, जैसे मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। तो आपको क्या है कि कुछ तो आपको पास होना चाहिए ना, ऐसा मसाला जो आप बता सकें। स्पोर्ट में भी कुछ आपके पास है ना, कि आप ये स्पोर्ट एक्टिविटीज में है, तो फिर वो स्पोर्ट एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। ऐसे करके 3-4 चीजें आपके पास होनी चाहिए कि आप अल्टीमेट और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे डिबेट कंपटीशन में मैंने बहुत बार भाग लिया है। अभी अभिव्यक्ति प्रतियोगिता उसी आधार पे मैं आप लोगों के लिए चलाता हूं। आप लोगों में से तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोग भाग भी नहीं लेते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी चीजें हैं आपको करना होता है अपनी लाइफ में, और उसकी आपके पास एक प्राथमिकता होती है, लिस्ट होती है, वो आपको बनाना होता है। तो आपको क्या पसंद है रियल में, आप किसी के सुन करके मत बताइए। बुक रीडिंग को भी आप अपनी हॉबी बना सकते हैं, लेकिन बुक रीडिंग में आपको ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मीकांत की बुक रीडिंग को अपनी हॉबी बना रहे हैं, है ना। वो तो आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं किताब, नहीं तो आप क्यों पढ़ते। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाए, अब मैं चाहता हूं कि इनके बारे में बैठ करके सोचना चालू करिए। अभी पहला चरण यही है कि आप धीरे धीरे सोचिए, आपके थॉट्स में, विचार में चीजें आनी चालू हो जाएं। जब आपके विचार में ये चीजें आने लग जाएंगी, जैसे यहां पे एक ये वाला क्वेश्चन है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इसका सटीक आंसर आप, पूरा बोर्ड आपका मुरीद बन सकता है यदि आपके पास सटीक आंसर है इसका। तो और ये सटीक आंसर आपका खुद का होगा, क्योंकि देखो एक बोर्ड एक दिन में कई सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता है, उनके पास बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू लेने का, वो पिछले 5 साल 10 साल से इंटरव्यू ही ले रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने घिसा पिटा उत्तर दे करके आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस बहुत सारे पूछेंगे उनको लेकर के। तो एटलीस्ट सोचिए, सोच करके उत्तर बनाइए। एटलीस्ट वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई ऐसी घटना आपके जीवन से जुड़ी हुई हो जो उस तरफ आपको मोड़ रही हो, है ना। या आप जिस प्रोफेशन में अभी हैं, उस प्रोफेशन से आपने कुछ सीखा ऐसा जो उस तरफ मोड़ रहा हो। दरअसल देखो एक चीज समझिएगा, जितने भी ये प्रश्न हैं, जब इनका आंसर आपको खोजना है तो आपको समाधान आधारित प्रश्न के उत्तर खोजने। आपके प्रश्न में कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, तो क्वेश्चन मार्क के साथ मत छोड़िए। यदि आप उसमें क्वेश्चन मार्क ज्यादा लगाने लग जाएंगे ना, तो फिर वही आप आने वाले समय में आपके प्रश्न बन जाएंगे। आप समाधान के साथ छोड़िए, आप हमेशा समाधान समाधान आधारित आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, समाधान आधारित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण पहले पॉइंट। दूसरा, एक सकारात्मक उद्देश्यपरक सकारात्मक उद्देश्य परक सृजनात्मक आशावादी रवैया होना चाहिए आपका। जो भी उत्तर दीजिए सकारात्मक हो, उद्देश्य परक हो, सृजनात्मक हो, ठीक है, नवाचार युक्त हो, कुछ नया आप जोड़ सके, इनोवेशन, आप नवाचार से जुड़े हुए होने चाहिए, इनोवेटिव रवैया होना चाहिए आपका। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है?
अब इतने सारे पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि इसमें आप सब लोग सोचना चालू करिए। जो अलग से आप एक कॉपी मैंने बोला है आप लोग बनाइए, अलग से एक कॉपी बनाइए और उन कॉपी पे इनके आंसर लिखिए। एक बार में आंसर नहीं आएगा, आंसर आने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लग जाएगा। और ज्यादा नहीं, सप्ताह में एक टाइम दीजिए, टाइम फ्रेम दीजिए कि भाई संडे के दिन बैठे हैं तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम किया इसको लेकर के, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको ऐसा नहीं करना कि अपने सर पे चढ़ा लेना है। ये धीरे 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 ये सब वही चीजें हैं जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं। आपको आपका परिचय नहीं पता क्या? आपको पता है अपना इंट्रोडक्शन, आप कौन है? यदि आपको, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, कभी मैं पूछ लूंगा आप बता दोगे। आपको अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं पता क्या? बस ये कि कभी इसके बारे में सोचा नहीं आपने कि इनमें जवाब क्या देना, सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं, इसको सोचिए। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड वाला चीज है, ठीक है। प्रेरणा कहां से मिली? क्यों? खुद से स्वप्रेरित है, किसी ने प्रेरित किया माता पिता की प्रेरणा से, कोई प्रेरणा आपको मिलेगी यहाँ पे, है ना। या आप किसी व्यक्ति को आपने देख करके प्रेरित हुए, कोई ना कोई एक कहानी, स्टोरी सबके लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में होती है एक स्टोरी। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा शुरुआती सपना जो था ना वो एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनने का था। लेकिन 2009 का जब रिजल्ट आया, मुझे याद है 2009 में, एक तो हमारे घर के पास ही एक पर्सन थे, वो सिलेक्ट हुए थे, बहुत अच्छी रैंक आई थी उनकी, डॉक्टर जुबैर खान नाम था उनका। और दूसरा उसी साल जो है साय फैजल करके, वो उन्होंने टॉप किया था आईएएस में। तब मेरी एज बहुत कम थी, तो वो एक बहुत टर्निंग फैक्टर था। मतलब आपको मैं बताऊं, जब हमारे पड़ोस में जो है उनका सिलेक्शन हुआ डॉक्टर जुबैर का, तो जब उनका लाइफ स्टाइल और जो स्वागत, जो उनको सम्मान, जो प्रतिष्ठा, वो मतलब जो माहौल बना था गांव में, उसने बहुत इंस्पायर किया। इसके बाद एक सिलेक्शन और हुआ था 2011 में, वो हमारे घर पे ही हुआ था, एक रिलेटिव है हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ। और जब उसके बाद मतलब 2011 पे ही मैंने निर्णय लिया था, क्योंकि उस साल मेरा जो है बोर्ड एग्जाम था, इंटर था, तो उस साल ही मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था, और वहीं से जो है सिविल सर्विसेज की यात्रा मेरी खुद की चालू होती है। तो आपके पास बहुत रियलिस्टिक रीजन होने चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्यों जाना चाहते हैं सिविल सेवा में। तो आप देखिए, सोचिए इस बात को कि आप कहां से मुड़े थे, क्यों आ गए इसमें, कहां जाना चाहते थे एग्जैक्टली, है ना। तो थोड़ा सा आपके पास इसको लेकर के एक रियलिस्टिक स्टोरी होनी चाहिए आपके इंस्पिरेशन की, आपको प्रेरणा कहां से मिल रही है और अभी क्या प्रेरणा का रीजन है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, और जब आप इनको अभी सोचना चालू करेंगे, इन सबका उत्तर भी बताऊंगा आने वाले समय पे, मैं इनका आंसर भी बताऊंगा। बट अभी मैं चाहता हूं कि अपने लेवल पे आप होमवर्क करना चालू करिए, फिर एक बार इन पे बात करेंगे हम कि क्या उत्तर आपको देना होगा। इसके अलावा देखो, इंटरव्यू की बात जब होती है ना, तो कई मुद्दों पे बात होती है। ये सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको देना है। मैं आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको वेशभूषा के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैं आपको कुछ पोस्टों के बारे में भी बताऊंगा, अलग अलग डिस्कस करेंगे। कभी आईएएस की सारी पोस्ट देख लेंगे, कभी हम यूपीपीसीएस की पोस्ट देख लेंगे कि कैसे पोस्ट का प्रेफरेंस आपको भरना है, कभी हम एमपीपीएससी की उठा लेंगे, कभी बीपीएससी की उठा लेंगे, कभी सीजीपीएससी की उठा लेंगे, कभी जेपीएससी की उठा लेंगे, कभी आरएएस की उठा लेंगे, कभी यूकेपीएससी की उठा लेंगे। जितने स्टेट पीसीएस को मैं तैयार करा रहा हूं, उनका मैं एक पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों का बनवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, बट एटलीस्ट जो मेरा एक सुझाव रहेगा कि इस पोस्ट के बाद इसको भरिए, इस पोस्ट के बाद इसको भरिए, वो चीजें भी मैं आपको यहां पर डेप्थ में कैसे भरना है बता दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए, इन पे अभी काम करना चालू करिए अपने स्तर पे, फिर मैं आगे अगले सेशन पे कुछ नई चीजें, नए विषय वस्तु को जोड़ूंगा। धीरे 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 मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं एक साथ बर्डन नहीं डालना चाहता और एक दो सेशन नहीं लेना चाहता। इस पे एक पूरी लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला में धीरे धीरे चीजों को डिकोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि यह सेशन कैसा रहा, और आप लोग बस लगातार सीखते जाइए, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए।